श्रोताओं, आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर जाना जाता और हमारे स्टूडियो में आज इस विषय पर बात करने के लिए एक तो डॉक्टर मुक्ता हैं जो कि प्रेसिडेंट अवार्डेड शिक्षिका रही हैं और इसके अलावा हरियाणा एकेडमी की डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। साथ साथ आपके पास हरियाणा पुस्तक एकेडमी का भी कार्यभार आपके पास था है। हमारे बीच में मिस्टर वशिष्ठ हैं, ये एक बहुत अच्छे विद्वान साहित्यकार हैं, अक्सर अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत होती है अंग्रेजी की पुस्तकों को हिंदी में ट्रांसलेट भी करते हैं। बहुत सी पुस्तकें जिनका इन्होंने ट्रांसलेट किया है उनके बारे में आगे इनसे जानेंगे और वो सब पुस्तकें इनके क्रेडिट पे हैं। हमारे पास आज की अन्य महिला जो हैं वो हैं मिसेस पूनम कालरा, जो कि वर्ल्ड ट्रेवल्ड पर्सन हैं और कारपोरेट वर्ल्ड से डील करती रही हैं। और आप सबका स्वागत करते हुए हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मुक्ता, सबसे पहले आपको संबोधित करते हुए मैं ये बात जानना चाहूंगा कि इस बहुत महत्वपूर्ण यात्रा में जिससे मैं भी परिचित हूं और मिस्टर वशिष्ठ भी परिचित हैं, क्योंकि जिन दिनों में आप वहां आदर्श महिला महाविद्यालय में अध्यापिका थी, वहां पर ये गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी रहे। मैं भी वैश्य कॉलेज में लेक्चरर के तौर पे काम करता रहा। तो हमने आपको उस समय से शिक्षा के कार्य क्षेत्र में काम करते हुए देखा। तो मैं ये आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, कीपिंग इन व्यू टुडेज डे, दैट इज इट इज ए वुमेन्स डे, कि आपको उस शहर में जो बहुत ज्यादा विकसित शहर नहीं था, वहां शिक्षा को पढ़ाने में और स्वयं को इस तिथि तक ले जाने में क्या क्या दिक्कतें महसूस? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने 20 वर्ष की उम्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमए किया था। बहुत अच्छे। उसके पश्चात कुछ समय बहादुरगढ़ जॉब करी और 1 साल मैंने 1972 में आदर्श कॉलेज में किया जी। फिर फरवरी 1973 से लगातार 2003 तक मैं राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापिका रही। भिवानी में? हाँ जी जी। कोएड था जी। तब मुझे कोई समस्या नहीं आई जी, कभी भी जी। कई बार होता था जैसे ये लेक्चर्स पूरे करने की, या जो बच्चे स्ट्राइक कर देते हैं या कुछ है, पर कुछ नहीं, हम लोगों ने जो है बहुत स्टैंड लिया जी। याद आती है एक घटना, जब बंसीलाल जी का राज्य था, वो मुख्यमंत्री थे, तो हमारे प्राचार्य महोदय ने बुलाया, कहते कि इन बच्चों के लेक्चर पूरे कर दो जी। मैंने कहा जी मैंने तो सारे रजिस्टर में ए लगा रखी है, आपके सामने आप देख लो। कहते कोई बात नहीं, पेज चेंज कर लो, कुछ कर लो। तो मैंने कहा फिर बाकियों ने क्या गुनाह किया? ठीक बात। मैंने कहा ये रखा, मैं किसी की एब्सेंट नहीं लगाती, सभी के लेक्चर्स पूरे। इसी तरह से जैसे कॉपिंग का चलता ही है, नकल अभियान, आपको पता ही है भिवानी में वैश्य कॉलेज में इधर काफी ज्यादा होती थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन दिनों में राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा था जी। इन मुख्यमंत्री जी का, तो इस वजह से हम सब ने ये सारी बातें सही हैं। वहाँ भी
मुझे ध्यान आता है कि शायद 1974 की बात हो जी। तो मेरी ड्यूटी लग गई वेस्ट कॉलेज में। तो वहाँ पे जो हमारे सुपरिटेंडेंट थे जी, उन्होंने बोला भी ठीक है, इनको नकल कर लेने दो जी। और तभी मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, आप संभालो जी। या कोई नहीं करेगा या सब करेंगे जी। मैंने कहा मुझे ये नहीं पसंद है कि इनकी आपने सिफारिश करी तो ये कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है। तो ठीक है, अगर इंसान अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहता है तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। और मैंने मतलब है कि तभी 1971 में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो 1975 में मतलब मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई थी। 24 साल की उम्र थी, शायद उस समय का ये रिकॉर्ड है। तो किस विषय पे आपने डॉक्टरेट किया? मेरा था जी छायावादोत्तर काव्य में प्रकृति। तो काफी मतलब अध्ययन करना पड़ा, बहुत मानसिक यंत्रणा के दौर से भी गुजरे, क्योंकि उस समय पर अधिकतर थीसिस जो थे वो रिवाइज हो जाते थे। पर मुझे यही था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा नहीं करूँगी। डॉक्टर मुक्ता, मुझे आप ये बात जरा स्पष्ट करें और हमारे श्रोताओं को भी कि बीइंग ए फीमेल आपको इस स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की छूट परिवार की तरफ से बहुत सहज रूप से मिली, और क्यों मिली? इसकी भी एक कहानी है जी जी। क्योंकि जैसे मैंने 10वीं की, ऐसे तो बचपन से ही मैं छोटी सी थी, 5 वर्ष की, तभी से एक ही धुन सवार थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो बहुत जल्दी जो है ये मैंने कर लिया। 5 साल की उम्र में सेकंड में हो गई, जल्दी से हो गया मेरा +2 या जो भी है हाई सेकेंडरी। तो फिर उस समय पर यही निश्चय किया कि अब खाली तो बैठना संभव नहीं, चलो नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो बहुत से लोग जो हैं अपनी सजेशन तो देते ही, आपको पता है, बिन मांगी सलाह बिल्कुल बिल्कुल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा दी जाती है। जी जी। तो सबने बोला इसको जेबीटी करा दो, पर मैंने कहा कुछ भी हो जाए, ना जेबीटी करनी है ना बीएड करनी है, मुझे तो लेक्चरशिप करनी है और पीएचडी करनी है। फिर इसी तरह से ग्रेजुएशन की। तो उस समय पे हमारी प्रिंसिपल भी होती थी मिस विज, वो भी, और सब लोग, सभी ने कहा कि अरे बीएड 2 साल की हो जाएगी, पहले इसको बीएड करने दो। और मैंने जो है अपनी ठान रखी थी। फिर आखिर में घर वालों को मानना पड़ा। मेरा एडमिशन हो गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। थोड़े दिन बाद वहाँ से फिर पापा आए, बोलते तुम्हारा बीएड में हो गया, तुम चलो। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो एमए ही करनी है। चलिए फर्स्ट क्लास में एमए की। इसके बाद स्कॉलरशिप मिला, तो फिर वो छोड़ा। हमारे वहाँ पे हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने यही बोला, बेटा क्या करना चाहते हो? लेक्चरशिप। कहते जरा सोचो, आपके 3-4 साल में कितने लोग और आ जाएंगे, इसको फाड़ दो फॉर्म को और अपना सर्विस के लिए ट्राई करो। अच्छी लगी उनकी बात, मान ली। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराया और साथ जो है मैंने पीएचडी की, और मेरा थीसिस भी रिकमेंड हुआ था यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन के लिए। तो इसलिए समस्याएं आती रही, समाधान होते रहे, क्योंकि मेरा निश्चय दृढ़ था कि मुझे और कुछ करना ही नहीं। काफी घर वालों की सपोर्ट थी। फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है, जितना पढ़ना चाहते हो, जो करना चाहते हो करो। Jeshwar ji, today being a woman, an international women's day, क्योंकि हमारी बात का जो दारोमदार है वो स्त्री की स्थिति को लेकर है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
कि आज के समाज में जो स्त्री की स्थिति है उसको आप कैसे व्यू करते हैं? आपने बहुत लंबा कार्यकाल बैंक में मैनेजर के तौर पे भी गुजारा है, आप साहित्य से भी जुड़े रहे हैं, आसपास बड़ी खुली नज़र से आप लोगों को देखते हैं, परखते हैं और अपने व्यू पॉइंट रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं पुनः डॉक्टर मुक्ता को किसी और विषय पर उनके व्यूज़ लूँ, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अब तक की जो यात्रा है, आप 2 बेटियों के पिता भी हैं और उनकी भी आपने पूरी शिक्षा कराई है, तो आपका अपना दृष्टिकोण टेकिंग फीमेल्स एज सच इन सोसाइटी में क्या रहा? मेरे लिए बड़ा रेलेवेंट सवाल है जी, इसलिए कि नौकरी तो एक व्यवस्था थी जो मैंने की जी, लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ जी, और इससे पहले भी सो डू आई। हाँ जी और इससे पहले भी मैंने बहुत मतलब अपने बचपन के दिनों में अपने परिवार में अपनी माँ को बहुत निकट से देखा जी, और मैं उनसे जुड़ा रहा जी, और ये सारी की सारी चीजें मेरे लेखन के परिदृश्य में हमेशा रहती आई हैं जी, जी, जी। और जितना भी मैंने लिखा है उसमें मेरे स्त्री पात्रों को लेकर मैंने जिस दृष्टि से उनके बारे में सोचा है जी, वो अपने आप में कम से कम स्त्रियां उसे पसंद करती हैं, वे उसे अनुभव करती हैं जी। और मैं अगर आज की परिस्थिति में नारी को लेकर मैं बात करूं तो हम उदार हुए हैं। स्त्रियों को शिक्षा भी मिल रही है जी, वे बड़े बड़े पदों पर भी हैं, वे बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच गई हैं, कंपनियों में सीईओज हैं और पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं है जी। दुनिया के परिदृश्य में भी अगर मैं कहूं, फिर भी अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के आंकड़े भी उठाकर देखें, हमारे यहाँ तो एक मुश्किल ये है कि स्त्री आम तौर पर, अगर मैं शहरी स्त्रियों की बात छोड़ दूं, तो जो कस्बों और गांवों की स्त्रियां हैं वे आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर करती हैं, इसलिए उनका शोषण होता है। लेकिन पश्चिम में जहां हर आदमी इंडिपेंडेंट है, वहां पर भी महिलाओं पर क्रूएलिटी के केसेस हमसे कम नहीं है। जो पति नहीं होता, बॉयफ्रेंड होता है, वो भी इतना टॉर्चर कर लेता है कि उतने टॉर्चर करने की बात कोई सोच नहीं सकता। तो एक बड़ा फैक्टर जो हमें शायद साइकोलॉजिकली समझना चाहिए, वो ये समझना चाहिए कि चूंकि फिजिकली स्त्रियों का दायित्व हमसे ज्यादा है, उन्हें मां बनना होता है, एक बात। दूसरी बात, उनका जो काम है वो सिर्फ अपने आप को चलाने तक नहीं होता, बच्चे के लिए कंट्रीब्यूट करना है, परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो उनकी शक्ति कई सारी दिशाओं में बट जाती है। तो उनके पास सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बहुत कम स्पेस बचता है, इसलिए भी यंत्रणा का शिकार होती हैं। मैं तो आपसे क्या कहूं, जो बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मतलब जिनका इंटेक जो 50+ लाख के पैकेज पे काम कर रही हैं, अगर समझौते की बात आती है तो उन्हें करना पड़ता है। मैं बहुत दूर ना जाके अगर व्यक्तिगत बात भी कहूं, मेरी और आपकी बेटियां भी हैं, कल अगर उन्हें संतान पैदा करनी है और बच्चे को पालना है तो डिसीजन यही लिया जाता रहा है हमारे भी और सबके घरों में कि अगर सेक्रीफाइस करेगी, प्रमोशन फोरगो करेगी या आगे नहीं बढ़ने का कोई रोल होगा तो वो लड़के ही करेंगे। वो चाहे कितनी पढ़ी लिखी हैं, चाहे कितनी बड़ी पोजीशन में काम करें, वो विदेशों में रह लें, भारत में रह लें, ये मानसिकता महिलाओं के साथ जुड़ी है। जब तक ये सोच रहेगा तब तक मैं समझता हूं महिलाओं का बहुत भला नहीं हो सकता। उन्हें रिवोल्ट करना होगा, उन्हें आगे बढ़ना होगा और स्त्री स्वतंत्रता क्या है उसे सही माने में समझना पड़ेगा। राजेश जी, आपने बहुत स्पष्ट ढंग से अपनी बात को रखा है। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपने साथियों से पूछूंगा। मुझे एक बात जो हमेशा डसती रही है इन रिलेशन टू मेल फीमेल, कि आज तक भी पुरुष कितना भी सभ्य हो गया है, लेकिन स्त्री को वो पूरी तरह से
सम्मान नहीं दे पाता। और स्त्री की किसी भी श्रेणी की हो, उसकी मांग ये रहती है कि पुरुष मेरे साथ जितनी भी सहभागिता करना चाहता है वो करे, वो भी पूरा सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उसका जो सम्मान बनता है वो तो उसको मिलना चाहिए। इसकी मांग को लेकर मैंने बहुत से लोगों को तड़पते देखा है, और मैंने ये देखा है कि जो उनका पुरुष साथी है वो इस बात को समझता ही नहीं। मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारे समाज में, आप ये देखिए कि हम लोग मेल्स जब अलग से बैठते हैं, स्त्री की बात करते हुए हम उस सम्मान को नहीं दे पाते जिसकी वो एक्चुअल में सुपात्र है। तो इसका क्या कारण है? मुझे ये लगता है कि शायद प्रारंभ से ही जो हमारी सोच है उसमें वो बात नहीं भरी गई जो शुरू से भरी जानी चाहिए। ये बात ठीक है, आज के इस दौर में, पर्टिकुलरली आज के इस दिन में हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं कि आज लेडीज जो हैं वो पायलट बन रही हैं, मिलिट्री में जा रही हैं, ये कर रही हैं। ये बात तो एक उनकी मेहनत का श्रेय है जो उनको मिल रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है that we have not started giving respect to females as such which they deserve in life। क्या कहते हैं आप? देखिए, इसके पीछे मैंने बहुत ईमानदारी से इस बात का विश्लेषण करके देखा है। हाँ। इसके पीछे हम जिस तरीके से लड़कों का पालन पोषण करते हैं, हाँ। ये हमारी अप्रोच इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। Yes। और मैं बहुत आपको ईमानदारी से कन्फेस करना चाहूंगा हाँ। कि जब मेरी लड़कियां पैदा हो गई तो मैंने अपने सोचने का तरीका बदला। क्योंकि उससे पहले की स्थिति ये थी कि मैं घर में लड़का था और मेरा छोटा भाई था, और हम जो चाहे बदतमीजी करते थे, हम जिस भी तरीके से चाहे रहते करते थे। और मैं बहुत, मुझे ये मानने में कोई शर्म नहीं आती है, मेरी लड़कियों को मैंने काफी बोल्ड बनाया। जिन चीजों को लेकर मेरी पत्नी उनसे डिस्कशंस नहीं कर सकती थी, वो सारे डिस्कशंस मैंने उनसे किए। क्यों? मैंने उनको एक बात कही कि देखो, मैं पुरुष हूं, पुरुष किस तरह के खेल खेलते हैं, उनमें कितना जहर होता है, वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं वो मैं जानता हूं, और वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। एक पिता होते हुए भी मैं तुम्हें ये बात सिखा रहा हूं कि तुम्हें अपने आप को किस लेवल तक इंटरमिक्सिंग अलाउ करनी है, किस लेवल तक तुम्हें उन्हें आगे बढ़ने देना है, और कहां तुम्हारी सीमाएं समाप्त होती हैं। सेकेंडली, मेरा कोई आप पर दबाव नहीं है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आउटकम्स मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक पुरुष के रूप में मैंने भी स्त्रियों का शोषण किया है, और सारे पुरुष वही करते हैं, और परंपरा से होता आया है। क्यों होता आया है? हमें तो सिखाया जाता है यू आर ए विनर। यानी अगर किसी लड़के ने कॉलेज में पढ़ने की मैं बात बताऊं, किसी लड़की पे मन आ गया तो यार ये कैसे नहीं पटेगी, मतलब खराब शब्द है, माफी चाहता हूं, ये कैसे नहीं मेरी दोस्त बनेगी। और इस बात को लेकर आपने रियल लाइफ में ना सिर्फ फिल्मों में तमाशे देखे होंगे। तो स्त्री को हमने क्या समझ लिया है? हमने स्त्री को ये समझ लिया है कि ये तो हमारी पूंजी है, हम इसे जैसे चाहे जो चाहे करें। अब सवाल यहीं पे पैदा होता है कि ये बात जब आपकी अपनी बेटी को लेकर आप सोचते हैं, देन यू आर चेंज, देन यू आर डिफरेंट। तब रास्ता क्या है? तब रास्ता यही है कि हम लड़कियों को ये समझाएं कि दीज आर द गेम्स नॉर्मली मेल्स प्ले, और आप इनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, और जिंदगी को इस तरीके से शुरू करें। आपका मन है तो अलाउ करें, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या तुम्हें भोगना पड़ेगा, भुगतना। Now coming to this discussion on you, I will request you, since you are very well traveled person, आपका corporate world से भी वास्ता रहा है, how do you react to this whatever we are discussing?
I agree to a lot of things जो यहाँ पे भी कही गई हैं। मैं मानती हूँ कि हम लोग का जो सदियों से पेट्रियार्कल माइंड फ्रेम है, उसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि लड़कियां हमारी बढ़ें। हम चाहते हैं कि हमारी एक वाइफ हो जो पढ़ी लिखी हो, वर्किंग हो, लेकिन हम वो घर पे उनको नहीं झेल पाते हैं। हम अपनी लड़कियों को बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव कैसे बनना है, लेकिन लड़कों को कौन बता रहा है? कोई भी नहीं सिखा रहा है। लड़कियां आगे बढ़ गई, लड़के वहीं खड़े हैं और घरों में जो है कलेश मचा हुआ है अभी भी, क्योंकि लड़कियां अब लेने को तैयार नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाएगा, वो कभी अपने पैरों पे न खड़ी हो सकेगी, न अपने हक के लिए लड़ सकेगी। और ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी औरतें जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, 50 लाख सैलरियां जैसे आपने कहा, उनका बैंक अकाउंट की चेकबुक उनके हस्बैंड के पास है। उनके पैसे को क्या हो रहा है उनको नहीं पता, क्योंकि उनका हस्बैंड उनके लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और जब तक चीजें सही चल रही हैं बहुत अच्छा है। जिस दिन चीज गड़बड़ हुई, उनको सडनली रियलाइज होता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। और फिर इसी तरह कंट्रोल करके उनको उनके पास रखा जाता है कि भाई पैसे तो हमारे पास है। दिस इज समथिंग मैं हर लड़की को कहती हूँ, अपना बैंक अकाउंट सेपरेट रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखिए, पैसा डालते रहिए। घर जो खरीदा जाता है दोनों के नाम पे खरीदना चाहिए, एक के नाम पे नहीं होना चाहिए, ताकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले उस औरत को। और जहां तक मेल ईगो का सवाल है, मुझे लगता है ये ईगो है जो मेल की आगे आती है, क्योंकि जो भी बोले आप, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है मेन को कि भाई वो जन्म नहीं दे सकते, वो अब वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते विमेन के साथ। हेंस उनको वो चाहते हैं कि वो दबाए रखें अपनी वाइफ को, और उससे उनका अहम बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पूनम जी, एक बात तो आप मानेंगी कि मेल्स की ईगो को इन्फ्लेट करने का काम भी तो एक फीमेल जो कि उस मेल की मदर होती है, वो करती है। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आज फ्यूचर में मर्दों की सोच को बदलने का बड़ा श्रेय जाता है माओं पर। उनको चेंज करना पड़ेगा, वो कैसे अपने लड़कों को बड़ा कर रही हैं। ये नहीं कि आप जो हैं बी ऑल एंड एंड ऑल हैं और आपसे ज्यादा कोई है नहीं। उन्हें यही बताना पड़ेगा कि सब इक्वल हैं और आपको भी अपना ईगो जो है कंट्रोल करना है। जी। डॉक्टर मुक्ता, मैं आपसे इसके बारे में व्यूज लेना चाहूंगा। नोइंग दिस, जितना थोड़ा मैं आपके परिवार के बारे में जानता हूं, आपका बेटा डॉक्टर है, आपकी बहू भी डॉक्टर है। अब इत्तेफाक ये है कि आप भी और आपके हस्बैंड दोनों पढ़े लिखे हैं, बच्चे दोनों बराबर के पढ़े लिखे और बराबर के कमाई करने वाले आए हैं। आप निष्कर्षतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब तो देखिए एजुकेशन में तो बराबर है ही, कमाई में भी अपने अपने ढंग से बराबर हैं। जी ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब वो परिवार में इक्वल स्थान रखते हैं? हम आपसे बड़ा ट्रू एनालिसिस जानना। जी, मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगी जी कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश इस ढंग से की जी जी कि मैंने बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं समझा। बचपन से उसको खाना बनाना, इवन मशीन कपड़ों की सन एंड डॉटर बोथ। अच्छा, उसको मैंने कपड़े धोने तक सिखाए और यही भैया अपने खुद धो तुम। तो मैंने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया। एक से संस्कार दिए, ये नहीं कि भाई किसी मामले में भी मैंने बेटे को ऊपर रखा। तो ये जो उस समय के जो दिए हुए संस्कार हैं वो आज तक उसमें है। बहुत सम्मान करता है, सिर्फ हमारा नहीं, कोई भी आ जाए। और जैसे कि छोटी सी बात होती है, किसी ने कॉल किया, उसको कॉल बैक करना अच्छे से। अब कोई आ जाता है उसके पास पेशेंट, हमें बेशक नहीं बताए,
और मतलब बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करता है। हमें उन लोगों से ही पता लगता है। हम तो आए थे, हमें जो है ये मतलब वो लोग थकते नहीं है अप्रिशिएट करते हुए कि बहुत अच्छे संस्कार दिए। घर में भी हाँ जी, घर में भी अब मेरी बहू है जैसे डॉक्टर है, मैंने उसको पहले दिन से बेटी माना जी। और कई बार बेटा कह भी देता है मम्मी आप तो हर बात में उसकी फेवर करते हो। कहती हूँ ठीक है बेटा, उसकी होगी, तुम्हें मैं कुछ कह दूंगी तो तुम बुरा नहीं मानोगे। yes. और यही कारण है कि 2003 में बच्चों की शादी हुई थी जी। अब 19 साल हो जाएंगे 18 जून को जी। आज तक हमारे बीच में कभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, किसी ने भी ऊंचे शब्द में किसी को कुछ नहीं कहा, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम अपने बच्चों को सुसंस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देंगे, तभी ये गाड़ी चल सकती है। और बेटियों से ज्यादा हमें अपने बेटों को जो है अच्छे संस्कार देने चाहिए। नहीं तो जैसा आजकल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आजकल कितने बच्चे हैं जो विवाह करना ही नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस समय पे वो एक्सट्रीम पे आ गया है। क्योंकि उनको ये लगता है कि हम शादी करेंगे तो उसके बाद जो है कहीं ऐसी लड़की आ गई जो हमारे पेरेंट्स को जेल की शिक्षों के पीछे भेज दे। कुछ है अभी कुछ ऐसे बच्चों से मैंने उनकी काउंसलिंग भी की, भाई बेटा ऐसा नहीं होता, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, पर वो लोग नहीं है तैयार। तो ठीक है, हम लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति जब तक सम्मान की भावना नहीं होगी जी। अच्छे संस्कार नहीं होंगे हमारे। राजेश जी, जो बात डॉक्टर मुक्ता ने कही है, मैं आपसे एक इंस्टेंस कोट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जिन संस्कारों से बड़े होते हैं उनकी वजह से भी हमें दिक्कत आती है। मैं और मेरी वाइफ सिंगापुर अपनी छोटी बेटी के पास गए हुए थे। हुआ ये कि सुबह उठ के पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन हमने देखा कि हमारा दामाद जो है वो नाश्ता बना रहा था। I felt very uncomfortable. I am admitting it. मैंने अपनी वाइफ को कहा भाई क्या हो रहा है, मतलब ये कोई तरीका है कि भाई हम सारे बैठे होते हैं और वो आके सब करता। तो माई डॉटर ऑल्सो हर्ड इट। शी टोल्ड माई वाइफ कि आप पापा को कहो कि हमारी जो रूटीन चल रही है उसको डिस्टर्ब न करें। अब कारण ये है क्योंकि हमने हिंदुस्तान में अपने परिवारों में दूसरे संस्कार देखे। हमने ये देखा है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों अगर बाहर से काम करके आ रहे हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द वाइफ कि भाई वो सर्व करेगी खाना, हस्बैंड या वो नहीं करता। तो मैं ये बात स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो उसके साथ हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, तभी ये सारी चीजें चल पाएंगी। क्योंकि जहां दोनों लोग वर्किंग में हैं, अब ये एक्सपेक्ट करना कि भाई ऑल द टाइम जो वाइफ है, जो लड़की है, वही हर समय सेक्रीफाइस करेगी और काम करेगी, ये बात उचित नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की इस डिस्कशन में मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ, मैं यही कह रहा था कि और कुछ नया जो हम कहना चाहें। इसमें स्थिति ये है कि भारतीय परिवारों में भी परिवेश बदला है। जो आपने सिंगापुर की बात की जी, मैं अगर अपनी बेटी के घर की बात करूं जी, तो वहाँ दामाद बिजनेस करते हैं और बेटी एक अच्छी कंपनी में, अच्छा नहीं अच्छी कंपनी में बढ़िया पोजीशन पे है। वहां भी क्या होता है, वहां भी घर में जितने सर्वेंट्स हैं, क्या बन रहा है किचन में, क्या नहीं हो रहा है, घर के काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बच्चे को ठीक से देखा जा रहा है नहीं देखा जा रहा है, इस सब में बड़ा रोल बेटी का ही रहता है। ठीक, मतलब पुरुषों की मानसिकता चाहे जितनी भी हो, ठीक है वो बहुत कमा रहा होगा, वो एक अलग बात है,
लेकिन तब भी पुरुषों की मानसिकता यही होती है कि वे आएंगे आराम से, कुछ देर बच्चे से खेला, क्या बनाया भाई, वो सर्व कर दीजिए, वो खा लिया पी लिया, उसके बाद टीवी देखा, उसके बाद सो गए, सुबह उठे, उसके बाद तैयार हुए, तैयार होने के बाद फिर आके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ गए, भाई क्या बन रहा है, उस बीच में बच्चा आ गया, उसे गोद में लेके खिला लिया थोड़ा सा, उसके बाद बस मैं निकल रहा हूँ। तो उनकी बात वहीं खत्म हो जाती है। उन्हें ये नहीं देखना है कि घर में राशन ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन से ऑर्डर प्लेस हुए हैं, कौन सा सर्वेंट छुट्टी पे जा रहा है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ, भारतीय परिवेश में ये सारे दबाव, फिर भी चाहे आप किसी कंपनी की सीईओ क्यों ना हो, आप अगर महिला है दुर्भाग्य से, तो पति नहीं देखेगा। मैंने तो ये तक केस देखा है, एक सीईओ का बेरोजगार हस्बैंड, यानी बेरोजगार मींस वो 4 साल पहले रिटायर हो गया था और वाइफ सीईओ थी, वो घर में बाहर बैठ के चौकीदारों से गपबाजी करता था, ये नहीं देखता था घर में क्या हो रहा है। तो हमें बड़ी बड़ी हैरानी होती थी। एक बार तो मैंने मैडम से पूछ भी लिया है क्या हो रहा है, कहती यार उसको छोड़ दो, वो कुछ करेगा तो गड़बड़ी करेगा। ठीक है। तो स्थिति ये हो जाती है। खैर, आज आपने जो ये बड़ी अच्छी चर्चा की, कुछ पंक्तियों में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज बेसिकली हम पुरुषों का दिन है कि हम स्त्रियों से क्षमा मांगे। एक मेरी चर्चित कविता है, उस कविता को मैं पढ़ना चाहूंगा कि क्षमा पत्र है कविता। सारी दुनिया की स्त्रियों, सारी दुनिया की स्त्रियों, मुझे क्षमा कर देना उन सभी अपराधों के लिए जो मैं आज तक करता रहा तुम पर। सारी दुनिया की स्त्रियों, मुझे क्षमा कर देना उन सभी अपराधों के लिए जो मैं करता रहा आज तक तुम पर। कुछ अपराध अनजाने में भी हुए होंगे, कुछ अपराध अनजाने में भी हुए होंगे, और कुछ किए गए होंगे इसलिए कि तुम्हारी आंखों की इबारतें पढ़कर डगमगाई होगी मेरी सत्ता, तिलमिलाया होगा मेरा अहम। मुझे बचपन से सिखाया गया था तुम हारने के लिए नहीं बने, मुझे बचपन से सिखाया गया था तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें देखकर हर बार बेचैन हो जाता था मैं, तुम्हें देखकर हर बार बेचैन हो जाता था मैं, पकड़कर कैद करना चाहता था उन तितलियों को जो मंडराती थी तुम्हारे चेहरे के इर्द गिर्द। रस रंग की खोज में मैं भी छू कर देखना चाहता था उन सपनों को जो तैर रहे थे तुम्हारी आंखों में। तुम्हारा मन तुम्हारा था, तुम्हारा मन तुम्हारा था, तुम्हारे सपने भी तुम्हारे थे, और शरीर भी केवल तुम्हारा था। उनसे जुड़े निर्णय भी सब तुम्हें ही लेने थे। सिकंदर की तरह निकलता है हर पुरुष पूरी दुनिया फतेह करने। बहुत अच्छा। सिकंदर की तरह निकलता है हर पुरुष पूरी दुनिया फतेह करने, बिना यह जाने कि अगर उसने जीत भी ली सारी दुनिया तो क्या उसे भोग पाएगा समग्रतः, तो क्या उसे भोग पाएगा समग्रतः। हर सिकंदर मरता ही है किसी तीर की नोक से, हर सिकंदर मरता ही है किसी तीर की नोक से, बरसों इस सत्य का एहसास ही नहीं पहुंचा। क्या सुनेत्रा, आज बुद्ध की साक्षी में लिख रहा हूं ये बयान, आज बुद्ध की साक्षी में लिख रहा हूं ये बयान जो ध्यान मग्न है। पता नहीं वे शपथ पत्र के गवाह बनना चाहते हैं या नहीं, उनसे बेहतर कौन समझता है पुरुष मन। इसलिए सारी दुनिया की स्त्रियों, मुझे क्षमा कर देना उन सभी अपराधों के लिए जो मैं आज तक करता रहा तुम पर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखिए, आपने बहुत ही नम्रता से और बहुत हम्बल ढंग से इस पोएम को भी लिखा है और अपनी बात को व्यक्त किया है। मैं यहाँ पर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, गिविंग ऑल ड्यू इम्पोर्टेंस टू व्हाटएवर यू हैव रिटन, मैं फिर ये कहता हूँ कि स्त्री से क्षमा मांग लेना फिर एक साधारण बात है, उसको अपने तुल्य रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, ये और बड़ी बात है सचमुच। तो मैं ये समझता हूं कि अगली कविता आप इस बात पर जरूर लिखिए कि क्षमा याचना तो कर लो भाई, लेकिन साथ साथ सम्मान करना भी सीख जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आज के इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे अगर ये संदेश हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को दें। मैं सुशील जी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सी कविताएं आ रही हैं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और सच बात ये है बहुत सी कवित्रियों ने गालियां ना देकर वो कविताएं पुरुषों के
प्लीज। वो भड़ास जो है ना, वो सच बात ये है कि वो गालियों के फॉर्म में आ सकती थी, लेकिन वो कविताओं के फॉर्म में आई हैं। कारण ये है, कहीं से कवित्रियां जो हैं वो हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करती हैं, और उनके अंदर की जो वेदना, दर्द है, वो इन कविताओं के माध्यम से रिफ्लेक्ट होगा। अगर 10 कविताएं आई हैं तो 9 ऐसी हैं जो कि बहुत दर्दनाक। सर, आप ओशो के बड़े भारी प्रशंसक हैं और विद्वान हैं। ओशो ने तो यही माना था कि पहले जो भड़ास है, जो आपकी कुंठाएं हैं, पहले उन्हें निकाल लीजिए, तभी आप सामान्य जीवन शुरू कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये दौर ऐसा है, स्त्रियां उनके मन में जो है उसे कम से कम एक्सप्रेस तो कर लें। हाँ। उनकी तो कोई सुनता भी नहीं, वो तो कहने भी नहीं पाती हैं। सहमत हूं मैं, लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा था कि जो इस वक्त की जरूरत है, इस वक्त की जरूरत ये नहीं कहती कि तुम उनको साल में एक दिन कंजकें समझ के पूज लो। वो ये चाहती हैं कि हमें आप पूजो मत, लेकिन हमें सम्मान की दृष्टि से देखो, जिस तरह तुम अपने किसी साथी को, अपने किसी मित्र को। मेरा ये नहीं, वैसा हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कि ये संभव तो नहीं है। सदियों से जो कुछ चला आ रहा है वही आज भी है। ठीक है, हम देखते हैं कि जहाँ तक मैं कहूँगी कि 10% महिलाएं ऐसी हैं जो खूब पढ़ी लिखी हैं, अच्छे ओहदों पे हैं, सब कुछ है, पर यदि हम उनके भीतर का सच भी देखें तो वो भी आज भी वही है जो हजारों वर्ष पहले नारी का था। डॉक्टर मुख्तार कहते हैं, हियर फर्स्ट सेंचुरी शेक्स इट्स हैंड्स विद 21st सेंचुरी। यहाँ वही है जो बात आप कह रही हैं कि अंतर नहीं आया। तो इसलिए सारी बात का लबुक लबाद समझते हुए मैं भी यही कह रहा हूं कि इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। सिर्फ इस बात की नहीं कि कुछ ओहदों पे हम, जैसे आपने देखा कि मिनॉरिटी वाले ये बोलते हैं कि भाई हमारा भी तो एक राष्ट्रपति बना दिया था, हमारा भी तो फलाना वाइस चांसलर बना दिया था। भाई एक बंदे को आपने अगर राष्ट्रपति वाइस चांसलर बना दिया तो मूलभूत तो अंतर नहीं आया ना। तो वही बात यहाँ पे है। कहने को जो प्रतिभा जी थी वो भी राष्ट्रपति बनी, लेकिन क्या उससे स्त्री जगत के उसमें अंतर आया? नहीं आया। तो इस बात को आप कुछ कंक्लूडिंग बात कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। एंड आपने एकदम सही कहा कि हम चाहते हैं कि रिस्पेक्ट करिए। और रिस्पेक्ट सिर्फ बोल में नहीं कि हमने बोला कि हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सोच में करिए, डेमोन्स्ट्रेट करिए। यस। और मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है कि बच्चे बढ़ते हुए घर में देखें कि उनके पिता अपनी माँ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। Here lies the here the shoe is pinching. Yes. Here the shoe is pinching. तो जब वो देखेंगे तो वो आगे फिर सीखेंगे कि हमें रिस्पेक्ट करना है। अगर वो बड़े होंगे कि देखते हुए कि पिताजी गाली दे रहे हैं माँ को, वो भी यही करेंगे आगे लड़कियों। तो हर घर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करिए रिस्पेक्ट, सिर्फ ज़बानी नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत सही बात कही। हाँ। तो और कोई आप में से कुछ कहना चाहे तो श्रोताओं? तो मैं, हाँ जी, प्लीज बोलूं? हाँ, अरे बोलिए। बोलने के लिए तो बैठे हैं। मतलब कल सुबह वैसे बैठे बैठे ही मैंने 2 कविताएं लिखी जो मैंने शेयर की हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हें सुने, दर्शक भी। तो पहली कविता मैंने लिखी थी, ऐ नारी। ऐ नारी, तुम हो सकती हो पुरुष पर भारी, तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर संचित हैं अपरिमित शक्तियां, अदम्य साहस
और तुम हो धैर्य का आधार। तुम अबला नहीं सबला हो, छुड़ा सकती हो शत्रुओं के छक्के। तुम किसी की जागीर नहीं, ना ही कोई कर सकता है तुम्हारी अस्मत से खिलवाड़। ना ही शतरंज की बिसात पर बिछा लगा सकता है तुम्हें दांव पर भरी सभा में द्रौपदी की भांति। तुम में है पर्वतों से टकराने का सामर्थ्य। तुम सागर को लांघ सकती हो, कांटे भी बाधा नहीं बन सकते। तुम नई राह का निर्माण स्वयं कर सकती हो। एकला चलो रे मूल मंत्र जीवन का, तुम मील के पत्थर स्थापित कर सकती हो। बहुत सहन कर लिया तुमने नीलकंठ सम, अब और ना विषपान करो। अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वाले से अधिक दोषी होता। संदेश ये गीता का, और अधिकार यदि मांगने से न मिले तो उन्हें छीनना श्रेयस्कर। ये कलयुग है, कोई कृष्ण नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा हेतु। उठो, अपनी शक्तियों को पहचानो और दुश्मनों का मर्दन कर उनकी औकात दिखा दो। तुम अपराजिता हो, इस धरा से पाप मिटा। सत्यम शिवम सुंदरम के दिव्य भावों से आप्लावित कर दो और समाज में समन्वय, सामंजस्य व समरसता स्थापित कर दो। उठो, दुर्गा व काली सम शत्रुओं का संहार करो। सारी कायनात में गूंजे तुम्हारी विजय के स्वर। ऐसे दिव्य काम कर दो, ऐसे दिव्य काम कर दो। तो ये मेरा संदेश था। बहुत बढ़िया संदेश अति सुंदर। एक मिनट की एक छोटी सी कविता। जरूर। ये कल बैठे बैठे मोबाइल पे ही मैंने की थी सुबह उठ के। औरत की नियति। अभी हम बात कर रहे थे कि वास्तव में उसकी स्थिति जो पहले थी आज भी वही है। औरत रिश्तों को उधेड़ती, तुरपाई करती, सिलती, बुनती, गुनती, आजीवन सहेजती, संजोती, घर को मंदिर बनाने में प्रयासरत, जो उसका कभी था नहीं, क्योंकि औरत का घर होता ही नहीं। पिता के घर में उस मासूम को एहसास दिलाया जाता पति का घर होगा उसका घर, परंतु वहां अजनबी सम जीवन की तमाम खुशियां दांव पर लगाती, कहीं लग ना जाए उसे किसी की बुरी नजर। परंतु जीवन की सांध्य वेला में अतीत में विचरण करती, अपने भाग्य को कोसती, इस बेदर्द जहां से रुखसत हो जाती। अंत काल में 2 गज कफन भी उस घर से नहीं मयस्सर। मृत्यु भोज की व्यवस्था का दायित्व भी मायके वालों पर। यही है औरत की नियति और अनकही दास्तान। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि नियति अभी नहीं बदली है। बहुत सुंदर। लेकिन सर मैं इसका उत्तर देना कि हम मतलब प्रयासरत हैं, हमें निराश नहीं होना है, संघर्ष करना है, तो एक दिन अवश्य आएगा। हमारी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, जो हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार को कुछ हद तक तो वो जरूर ग्रहण करेगी। डॉक्टर मुक्ता, ऐसा ही होता है। आप देखें, एक वक्त था जब सती प्रथा जो थी वो समाज में प्रचलित थी, लेकिन आज हम लोग उस बात को सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, तो वक्त तो बदलता है, दौर बदलते हैं। जी जी, मुझे एक इसे आप उत्तर कहिए, हाँ जो भी कहिए, मुझे जी कुछ कहना है। जी वे स्त्रियां हैं, हाँ, वे स्त्रियां हैं, उन्होंने अपने आंसुओं से बहुत सारी दुखांत कविताएं लिखी। वे स्त्रियां हैं, उन्होंने अपने आंसुओं से बहुत सारी दुखांत कविताएं लिखी हैं। वे कविताएं नहीं, उनकी उस गुलाबी नोटबुक के पन्नों में दबाकर रखी गई तितलियां और सूखे हुए फूल हैं। वे कविताएं नहीं, उनकी उस गुलाबी नोटबुक के पन्नों में दबाकर रखी गई तितलियां और सूखे हुए फूल हैं, जो उनकी स्मृतियों में विषाद बनकर अभी तक चिपके हैं और धीरे धीरे पी रहे हैं सपनों का खून किसी जोंक की तरह। यह इतिहास है, यह इतिहास है कि उन्हें छलते ही रहे हैं पुरुष। यह इतिहास है कि उन्हें छलते ही रहे हैं पुरुष, पिता बनकर सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के उपक्रम में संस्कारों का हवाला देकर, पिता बनकर सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के उपक्रम में संस्कारों का हवाला देकर, प्रेमी बनकर कंवारी बहनों और माँ बाप की खुशी की भीख मांगकर, पति बनकर अपने दायित्व रहित व्यवहार और हीनता बोध के चलते, अब सब कुछ हार कर वे समाधिस्थ बैठी हैं। अब सब कुछ हार कर वे समाधिस्थ बैठी हैं ऊंचे पहाड़ पर किसी पौराणिक देवी की तरह। उन्हें लगता है बस एक यही विकल्प है स्त्री के पास। मैं उनसे असहमत हूं, मैं उनसे असहमत हूं और असहमत हूं सारी दुनिया की स्त्रियों से जो सोचती हैं कि हमारी सामाजिक मान्यताएं ही बचा रही हैं मनुष्यों को पशु होने से। क्या पशुओं के समाज में आपने देखा है इस तरह का शोषण? क्या पशुओं के समाज में आपने देखा है इस तरह का शोषण? वे क्यों भूल जाती हैं स्त्री के सोच में यह संस्कार हम पुरुषों ने ही भरा था? वे क्यों भूल जाती हैं स्त्रियों के सोच में यह संस्कार हम पुरुषों ने ही भरा था, ताकि हम उन्हें काटते रहें फसलों की तरह मौसम दर मौसम, उनकी धरती पर बोते रहें अपना बीज, वे उसे पालें अपनी कोख में और चलता रहे हमारा नाम पीढ़ी दर पीढ़ी। सुनेत्रा, हर साल स्त्री दिवस पर वे लिखती हैं मार्मिक कविताएं। हर साल स्त्री दिवस पर वे लिखती हैं मार्मिक कविताएं, जलाती हैं मोमबत्तियां किसी निर्भया, ज्योति या कमला की याद में। पर क्यों नहीं पढ़ पाती लकड़ बग्घे का अलिखित संविधान? पर क्यों नहीं पढ़ पाती लकड़ बग्घे का अलिखित संविधान? स्त्रियों, किसी विभीषण की तरह आगाह कर रहा हूं तुम्हें। स्त्रियों, किसी विभीषण की तरह आगाह कर रहा हूं तुम्हें। यह पुरुष का चक्रव्यूह है, इसे पराक्रम से नहीं विवेक से देखना होगा। क्या बात! इसे पराक्रम से नहीं विवेक से देखना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। श्री साहब, हाँ प्लीज। एक मिनट में और लूं? हाँ जी, हाँ। ठीक है, ये उलझने हैं जिंदगी की। हाँ। अभी जैसा कि वशिष्ठ जी ने बताया हमें, तो एक छोटी सी गजल अभी चंद दिन पहले, 10 दिन पहले मैंने लिखी थी। इसका चीज सुना दीजिए। उलझने। उलझने बहुत हैं, सुलझा दीजिए। उलझने बहुत हैं, सुलझा दीजिए। जी, यूं ही ना जिंदगी को रुस्वा कीजिए, हसरतें न कहीं रह जाए मन में, कभी खुद से भी राबता किया कीजिए। मैं और सिर्फ मैं को तजने का हुनर सीख, व्यर्थ ना दूसरों से गिला कीजिए। मैं और सिर्फ मैं तजने का हुनर सीख, व्यर्थ ना दूसरों से गिला कीजिए। मिट जाएंगे फकत दिलों के फासले, तनिक सबसे हंस के मिला कीजिए। आपदाएं रास्ता रोकती रहेंगी सदा, दोष इसका न किसी को दिया कीजिए। ये तो फल है इंसान के कृत कर्मों का, यूं तकदीर से व्यर्थ ना गिला कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत तकदीर से बहुत खूबसूरत। मैं डॉक्टर गंभीर बिना आपकी शायरी के, आपके कतों के नहीं समझता कि महिला दिवस का कार्यक्रम पूरा हो सकता है। देखिए, हम चर्चा करते करते एक कवि गोष्ठी तक पहुंच गए। लेकिन इसमें आप कुछ ना सुनाए तो ये बात अधूरी रह जाएगी। देखिए, मेरा ये मानना है जी, राजेश्वर जी, सभी
जीवन की समस्याओं का हल जो है वो तब तक नहीं होता जब तक हम स्वयं को जान नहीं। तो जितनी भी यात्राएं हैं, चाहे वो बाहर की तरफ हैं, भीतर की तो है ही हैं, लेकिन जितने भी उत्थान हमें करने हैं वो अपने से ऊपर उठ के करने हैं। बिल्कुल। और ऊपर कौन उठ सकता है? जो स्वयं को जान लेता है। इसलिए मैं एक निष्कर्षतः रुबाई ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसी की जरूरत थी सर, कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है। रह जाता है जो भीतर मेरे, कहां वो मुझको बताता है। बिल्कुल सही। तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब जाकर अंत में वो मेरा स्वरूप मुझे समझे। बहुत। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझते तो हम सिर्फ अक्ष के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। लेकिन ये सब प्रयास जो आपने अपनी कविताओं में, आपने अपने शब्दों में कहे हैं, ये सब वो प्रयास हैं जो धीरे धीरे एक एक लेयर के रूप में इकट्ठे होते हुए अंत में तूफान का रूप में। बिल्कुल। तो आज की इस गोष्ठी को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं समझता हूं कि आज हम लोगों के मंथन से जो एक नया दृष्टिकोण सामने आया है कि है, दिक्कत है, आज भी है, लेकिन हमें उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हमें निराश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, और अपने अपने स्थान पर जितना दिया जला के रोशनी हो सकती है उतना तिमक को दूर करने का उपाय करना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत